स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा रिजाइन किया गया। रेजिग्नेशन इस वजह से नहीं किया गया कि उनके पास में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के नंबर्स नहीं हैं या किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी ने उनको सपोर्ट दिया हो, उसका विड्रोवल हुआ हो। उनका जो रेजिग्नेशन सबमिट हुआ है वो पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो पावर के अंदर में आती है और 2-3 पर्सन है वो यहाँ पे लार्जर लीडर्स के रूप से इमर्ज होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में, तो हर एक लीडर का आप देखिए कि एस्पिरेशन हुआ करता है कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को उनके द्वारा सर्व किया जाए। तो जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसके लिए पार्टी के जो यहाँ पे लीडर्स हैं उन्होंने डिसीजन लिया है कि किसी अदर पर्सन को एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट है वो किया जाएगा। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए? तो आपको चीफ मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या चीफ मिनिस्टर अपना जो रेजिग्नेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हुआ करते हैं उनको सबमिट करता है या गवर्नर को? तो आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर जो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर से, और गवर्नर को ही अपना जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट किया करता है। क्या स्टूडेंट्स, एक जो पर्सन है वो एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर अपॉइंट हो सकता है? तो इसके बारे में हम ऑलरेडी एक बार रीड कर चुके हैं जब हमने केरल और तमिलनाडु के वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ था इलेक्शन के बाद में। तो उस समय भी हमने रीड किया था कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक प्रोविज़न लाया गया कि एक जो पर्सन है एक स्टेट से ज़्यादा एरिया कि मोर 2 स्टेट्स का जो गवर्नर है उसको अपॉइंट है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें चीफ मिनिस्टर का यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन के बारे में देखा कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट भी किया जाता है आर्टिकल 164 के थ्रू, और जो चीफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन है वो भी गवर्नर को ही सबमिट है वो किया करता है। स्टूडेंट्स, ये जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कर्नाटका के अंदर में मैसूर का जो एरिया है, मैसूर जहाँ पे आप देखिए कि हैदर अली का जो आपको एक बैटल देखने के लिए मिलता है, श्रीरंगपट्टनम का जो एरिया हुआ करता था, वोडियार डायनेस्टी जहाँ से रूल किया करती थी, उसी मैसूर के बारे में एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को रीड करते हैं, हमारे यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इस्टेब्लिश किया गया तो एवरी पार्ट ऑफ कंट्री को आप देखिए रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइड किया गया, चाहे वो प्रोविंशियल एरियाज़ हों चाहे प्रिंसली स्टेट्स के एरिया हों। 70 के आसपास जो सीट्स हैं वो प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो प्रिंसली स्टेट्स को जो सीट दिया गया जिसमें सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है वो किस प्रिंसली स्टेट का था? तो सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन था वो मैसूर स्टेट का था। मैसूर के वहाँ से 7 पर्सन्स का रिप्रेजेंटेशन है वो दिया गया था। सेकंड नंबर के ऊपर में कौन से एरिया का था? सेकंड नंबर के ऊपर में आपको 6 पर्सन्स का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। वो त्रावणकोर का एरिया है जो कि प्रेजेंट समय में केरल के वहाँ पे हुआ करता था, त्रावणकोर का जो एरिया है। तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। जब अब हम बात करें प्रोविंशियल एरियाज़ के बारे में, तो जो यूनाइटेड प्रोविंस है उसका हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो आपको मिलता है। बट अगर हम बात करें प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, तो मैसूर जो प्रिंसली स्टेट था उसका हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन था। अब यहाँ पे कर्नाटका के बारे में मेंशन है, तो कर्नाटका के बारे में और क्या बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए? एक आप देखिए कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हुआ करते हैं, ज़मीन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज करने के अंदर में कर्नाटका ने एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया था कि उनके वहाँ पे जो ज़मीन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज किया गया। जो सेमेरिटन लॉज हुआ करते हैं, तो गुड सेमेरिटन लॉज भी उन्होंने इम्प्लीमेंट है वो किए थे अर्लियर फेज में। हम यूपीएससी से रिलेटेड फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि अभी गुड सेमेरिटन लॉ के बारे में या रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको कोट कर सकते हो कि कर्नाटका गवर्नमेंट जैसे लेके आई, जो इनिशियली 60 मिनट का जो समय होता है कोई भी इंसिडेंट के अंदर में, उस दौरान में जो फर्स्ट एड है, जो बेसिक मेडिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर दिया जाए। पर्सन वहाँ पे एक्सीडेंट के अंदर में जो लोग वहाँ पे जिनको जिनको कोई तकलीफ़ हुआ है तो उसको लेके जा सकें कि उनके अगेंस्ट में कोई केस है वो ना रजिस्टर हो, उनको एज ए हेल्पर के रूप से या किसी ना किसी तरीके से उनको एंडोर्स है वो किया जाए। तो गुड सैमरिटन लॉ है वो भी कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि और आपको क्या पता होना चाहिए। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया है, उसमें कुछ पार्ट है वो कर्नाटका का भी आया करता है। एलिफेंट का जो संख्या है वो काफ़ी लार्जर नंबर के अंदर में है। बट अगर हम बात करें टाइगर्स के बारे में, वहाँ का भी जो नंबर है वो काफ़ी सही है कर्नाटका के अंदर में। बट हाईएस्ट नंबर ऑफ जो टाइगर्स हैं वो तो मध्य प्रदेश के अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वेस्ट एशिया के बारे में है, तो एक टेंटेटिव एग्रीमेंट है वो यहाँ पे जो डिस्कस है वो किया गया है यूएस एंड ईरान के द्वारा।
कि आने वाले जो नेक्स्ट 60 डेज हैं उसके लिए सीज फायर को एक्सटेंड है वो कर दिया जाएगा, कि नेक्स्ट 60 डेज के लिए जो सीज फायर का एक्सटेंशन है वो रहेगा। अब यहाँ पे क्या कि कौन से पॉइंट्स के ऊपर में डिस्कशन हुआ है, डिस्कशन यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे कैसे बेसिकली जो पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ईरान को कहा गया है कि आप जो ब्लॉकेज लगाते हो, आप जो टोल आपके द्वारा लिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो पास करने वाली जो शिप वेसल्स हैं उनके ऊपर में, ये टोल आपको नहीं लेना होगा। जो माइंस आपने इम्प्लीमेंट किए हैं उस वाटर एरिया के अंदर में वो भी आपको वहाँ से रिमूव है वो करना होगा। तो ये ईरान को बेसिकली यहाँ पे डेट डायरेक्शन है वो दी गई हैं। अभी आप देखिए ऑफिशियली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, एक डिस्कशन फेज में है, और जो डिस्कस करने वाले ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपना इन्फॉर्मेशन बताया है, तो उसको यहाँ पे एक रिपोर्ट के थ्रू पब्लिश है वो किया गया। क्या रिसेंटली कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है क्या वेस्ट एशिया के अंदर में? कल या परसों के ही न्यूज़ के अंदर में मेंशन था कि कुवैत के वहाँ पे आप देखिए कि मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था। कुवैत जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं उसका भी फाउंडिंग मेंबर है वो हुआ करता है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में तो एक क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी रिसेंट प्रीलिम्स में भी पूछा था कि कौन कौन से कंट्री हैं जिनको कि पास करने के लिए अदर एरिया में जाने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो क्रॉस है वो करना होगा। तो आप देखिए कि वो इस तरीके से आपसे यूपीएससी ईयर बाय ईयर डिफरेंट वे के अंदर में, कॉन्सेप्ट सेम है बट डिफरेंट वे में आपसे क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट ईयर आपसे क्वेश्चन हो सकता है पर्शियन गल्फ के बारे में, कि पर्शियन गल्फ है वो न्यूज़ के अंदर में है, कौन कौन से कंट्री अपना एरिया शेयर करते हैं पर्शियन गल्फ के साथ में, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है। ओपेक के बारे में हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, रिसेंटली यूनाइटेड अरब अमीरात ने इससे एग्जिट भी किया है, और जो इसके मैक्सिमम फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज हैं वो ये पर्शियन गल्फ के एरिया के अंदर में ही सिचुएटेड हैं। 1960 में जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज को जब सेटअप किया गया था तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हुआ करते थे। आप देखिए कि सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के अलावा सॉरी यहाँ पे ईरान है, इराक है और कुवैत है, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि जिस पे एक अटैक हुआ था मिसाइल का भी रिसेंटली, और स्टूडेंट्स वेनेजुला है। ये 5 कंट्री जिसके फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज हैं वो हुआ करते हैं, और यूएई ने यहाँ से एग्जिट है वो किया है। तो ये बेसिक कुछ टेंटेटिव एग्रीमेंट का डिस्कशन है वो यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि टेनिस के बारे में है, यूपीएससी ने टेनिस से भी रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा है रिसेंट प्रीलिम्स के अंदर में। टेनिस का अलग अलग जो ग्रैंड स्लैम्स हुआ करते हैं, जिसके अंदर में एक ग्रैंड स्लैम है फ्रेंच ओपन। अब ये जो फ्रेंच ओपन है ये बेसिकली क्ले के ऊपर में खेला जाता है, जो मिट्टी है उसके ऊपर में इसका जो कोर्ट है वो बना होता है। तो उसी के अंदर में जो प्लेयर हैं उन्होंने मैच से अपना विड्रोवल किया है, मैच से उनका विड्रोवल इस वजह से हुआ है, एक तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री आप देखिए कि सेंटीग्रेड पहुँचा है, और वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे इसको हीट वेव कंडीशन के रूप से कंसिडर करते हैं। हमारे कंट्री में आप देखिए कि कल का ही जो टेम्परेचर था वो 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड था कुछ पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर में, कहीं तो 48 भी पहुंचा था। अर्बन एरियाज़ में अर्बन हीट आइलैंड का जो सिचुएशन क्रिएट होता है, जो पुअर पर्सनस हैं उनके लिए क्वालिटी स्लिप करना भी एक डिफ़िकल्ट है, क्योंकि टू मच आप देखिए कि एयर कंडीशंस का यूज होना। अब बट जो पर्सन यूज करते हैं उनके लिए अफोर्डेबिलिटी है, इस वजह से यूज करते हैं, जो नहीं इसको अफोर्ड कर पाते उनके लिए आप देखिए कि क्वालिटी स्लिप करना है वो डिफ़िकल्ट है, अर्बन हीट आइलैंड का सिचुएशन होने की वजह से। तो ये अर्बन हीट आइलैंड का सिचुएशन क्या है कि ऐसा हमारा अर्बन एरिया जहाँ पे एवरेज जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे होता है, कंक्रीट टू मच कंक्रीट होने की वजह से, प्रॉपर वहाँ पे प्लांटेशन है वो ना होने की वजह से, और इसके अलावा आप देखिए कि वाटर बॉडीज़ हैं उसमें एनक्रोचमेंट हुआ, वो वाटर बॉडी ड्राई होती हैं समय के साथ में। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो रोल प्ले करते हैं अर्बन एरिया में टेम्परेचर राइज करने के रिगार्डिंग में। तो प्लेयर ने विड्रॉवल किया है 30 डिग्री जो टेम्परेचर था उसी के अंदर में, और हमारे कंट्री में आप देखिए कितना लार्जर वे के अंदर में है, जो काफ़ी बार प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी कहा गया था कि जो पर्सन है उनको केयर करना चाहिए, जो स्पेशली सीनियर सिटीजन हैं, डिसेबल पर्सनस हैं, और या जो हीट एक्सपोजर के अंदर में जिनका लेबर वर्क है, क्योंकि उनको प्रॉपर हाइड्रेशन करवाया जाए इस टेम्परेचर कंडीशन के अंदर में। और अब प्रीलिम्स का जब एग्ज़ाम दिया था यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने, एक तो आप देखिए कि पेपर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था, एक फैक्टर ये भी है कि जो पेपर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड के साथ में टेम्परेचर इतना हाई था उस दौरान के अंदर में, कि उस जो वियर्ड पेपर है, जो डिफ़िकल्ट पेपर है, उसको कैसे डील किया होगा, ये स्टूडेंट्स से आप देखिए कि वो प्रेशर स्टूडेंट्स को ही फेस करना है एंड ऑफ द डे, जब उनको एग्ज़ाम के अंदर में अपीयर होना है, या किसी भी मैच के अंदर में जो प्लेयर अपीयर होता है, तो उसी को इस तरीके के जो कंडीशंस हैं कि कितना डिफ़िकल्ट है वहाँ पे कंडीशन,
कैसा वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उन सबको फेस करना। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेंशन है वो है हमारे फिशिंग हार्बर्स के बारे में। हमारे कंट्री के अंदर में 1200 के आसपास फिशिंग हार्बर्स हैं, 1200 फिशिंग हार्बर हैं। फिर फिशिंग लैंडिंग साइट्स भी हैं कि कुछ यहाँ पे फिशिंग लैंडिंग साइट्स हुआ करती हैं जिनको कि सेंटर और स्टेट हैं जो कंट्रोल किया करते हैं। अब इन सभी को बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी क्यों देना है क्योंकि कोस्टल एरिया जो है, जो हमारी कंट्री का कोस्टल एरिया है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रपोजल है कि जो CISF है, जो CISF है जिसका काम है लार्जली वे में बिल्डिंग्स को सिक्योरिटी देना, जैसे मेट्रो स्टेशन है, जैसे कोई PSU का वर्किंग हाउस है, तो उन सभी को जो एम्बेसी एरिया हैं तो वहाँ पे जो CISF का जो अपॉइंटमेंट हुआ करता है, अब वो CISF के बारे में ही है कि CISF के थ्रू ये जो कोस्टल एरिया है उसको सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट ईयर हमने पोर्ट्स के बारे में देखा था कि हमारा जो मिनिस्ट्री है उनका एक और प्रपोजल था कि जैसे हमारे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन हुआ करता है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन हुआ करता है, वैसे ही हमें एक और बॉडी को क्रिएट करना है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी है उसको क्रिएट करना है। क्या काम है कि पोर्ट एरिया को CISF के डोमेन के अंदर में सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, हमारा जो गुजरात के अंदर में कच्छ का एरिया है, गुजरात में जो कच्छ का एरिया है जो कि ड्राई एरिया हुआ करता है, वहाँ पे आप देखिए कि बन्नी ग्रासलैंड नाम का एक ग्रासलैंड है वो पाया जाता है। तो जहाँ पे बन्नी ग्रासलैंड को उगाया जाता है, कौन सा कम्युनिटी वहाँ पे उगाया करता है? मालधारी कम्युनिटी है। तो जो मालधारी कम्युनिटी के द्वारा बन्नी ग्रासलैंड को उगाया जाता है, वहाँ पे एक प्लांट इम्प्लीमेंट करना है NTPC के द्वारा, रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग में। तो इन लोगों ने अपोज किया है, उसी को ये मेंशन कर दिया गया है। क्या एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बन्नी ग्रासलैंड? एक तो आप देखिए कि हमारा जब लैंड रीस्टोरेशन के बारे में हम रीड करते हैं कि लैंड को हमें रीस्टोर करना है, कोई यहाँ पे बंजर लैंड है, कोई आप देखिए अनफर्टाइल लैंड है, उसको बेसिकली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर में लेके आना है। तो ये जो लैंड रीस्टोरेशन का जो काम है उसमें भी बन्नी ग्रासलैंड का एक इम्पोर्टेंस है। कंट्री का टारगेट क्या है? तो जो हमारे कंट्री का लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करने के लिए हमने यहाँ पे बेसिकली कुछ टारगेट्स वो रखे थे। तो हमारी कंट्री ने 26 मिलियन हेक्टेयर का टारगेट रखा था, कितना जो लैंड है उसको हम रिस्टोर करेंगे आने वाले समय के अंदर में। तो UNCCD के अंडर में बेसिकली जो टारगेट्स वो आया करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो भी हमारा है कि 40% जो हमारा एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू होगा। तो उसी के थ्रू सोलार का जो प्लांट है वो लगाने का यहाँ पे एक प्रपोजल है जिसको लोग अपोज करते हैं। मालधारी कम्युनिटी के बारे में हमने देखा और बन्नी ग्रासलैंड के इम्पोर्टेंस के बारे में देखा। लाइटनिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। NCRB का जो डाटा है वो ये बताता है कि लास्ट 50 ईयर्स के दौरान में लाइटनिंग इंसिडेंट की वजह से जो कैजुअलिटीज़ हैं वो आने लगी हैं। 1 लाख के आसपास जो कैजुअलिटी हैं वो NCRB के डाटा ने बताया है लास्ट 50 ईयर्स के दौरान में। तो आप देखिए कि लाइटनिंग का इंसिडेंट का एक फ़ोटो बताया गया है विशाखापट्टनम के वहाँ पे, जो अभी रिसेंट जब भी मानसून कंडीशन होता है, जब भी रेनफॉल का कंडीशन होता है तो उस समय ये हुआ करती है। कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, जो भी इसका गाइडलाइंस होती हैं, IMD भी समय समय पे आप देखिए कि गाइडलाइंस को इश्यू करता है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी, कि कैसे आपसे बिजली का जो ये स्ट्राइक है उससे बचना है, कैसे घरों के अंदर में रहना है, ट्री के नीचे नहीं जाना है, पेड़ के अंदर नीचे नहीं जाना है, जो कि काफ़ी बार आप देखिए कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हुआ करता है। कैसे होता है कि कोई जो बारिश हुआ उस समय कोई खेत के ऊपर काम कर रहा है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ट्री के अंडर में जाएगा और उसी ट्री के ऊपर में आप देखिए कि लाइटनिंग का जो स्ट्राइक करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो अर्थ है उसके साथ में कनेक्टेड है, उसका जो रूट्स हैं वो अर्थ के साथ में कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है SIR के बारे में है। रंगराजन सर ने आर्टिकल लिखा है। रंगराजन सर जो कि ऑफिसर एकेडमी के वहाँ पे पढ़ाया करते हैं पॉलिटी को। अब इसमें बेसिकली SIR ड्राइव के बारे में कहा गया है। SIR ड्राइव के बारे में क्या कहा गया है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गया, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है SIR को, उन्होंने ऑब्जर्व ये किया है कि आर्टिकल जो 324 है, आर्टिकल 324 के थ्रू इलेक्शन कमीशन को क्या पावर है, कंप्लीट इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट करवाने के लिए उनको कंट्रोल का पावर, सुपरिंटेंडेंट्स का पावर, इस तरीके से जो अलग अलग एरियाज़ का जो डोमेन का पावर दिया गया है कि आपको इलेक्शन को फ्री एंड फेयर में कंडक्ट है वो करवाना है। अब पेटिशन किस वजह से फाइल हुआ था? फर्स्ट तो आप देखिए कि पेटिशन में कहा गया कि पेटिशन ही वैलिड नहीं है,
कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर में कर सकता है इलेक्शन कमीशन, कम्प्लीटली स्टेट पे नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि कैरी आउट कर सकता है, इनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है इस तरीके से जो इलेक्टोरल जो वोटिंग लिस्ट है उसको वेरीफाई करना, उसको ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर में इस्टेब्लिश करना। तो उन्हीं से जो अलग अलग जो मेन जो 4 मेन इश्यूज़ थे यहाँ पे पेटिशनर के, उसी के बारे में यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया। फिर एक जो पॉइंट है वो सिटीजनशिप के बारे में था, तो उसमें कहा कि एक लिमिटेड यहाँ पे एक्सरसाइज है कि कोई पर्सन है वो इंडिया का सिटीजन है, वो होना चाहिए, उसी को ये राइट है वो मिलता है वोटिंग का, तो उसको भी यहाँ पे एग्जामिन किया गया है। क्या सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में भी जो इलेक्शन कमीशन है वो इसको वैलिड कर सकता है क्या किसी पर्सन को कि आप सिटीजन हो या नहीं हो, बट एक लिमिटेड वे के अंदर में उनको एक्सरसाइज है कि सिटीजनशिप आपका होना बेसिक ग्राउंड है, जब आपको राइट टू वोट है वो यहाँ पे मिलेगा। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, जो कि आप देखिए कि बॉर्डर स्टेट्स के वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने डिस्कशन ये किया है कि हमारे बॉर्डर एरियाज़ के अंदर में जो काफ़ी बार पोरस बॉर्डर होने की वजह से इन्फिल्ट्रेटर्स जो इंडिया में आए हैं, अगर वो वापस से जाते हैं तो उनके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन है वो नहीं लिया जाएगा। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक इश्यू होता है जो काफ़ी सारे स्टेट्स में हैं। केन बेतवा प्रोजेक्ट के वहाँ पे डिस्कशन करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि स्टेट्स एक दूसरे के साथ में अगर कोऑपरेट करते हैं, प्रगति जो मीटिंग है उसको भी यूज करते हुए उन्होंने ये मेंशन किया है कि स्टेट्स अगर अपने आप को एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं तो समय के साथ में जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं वो कम होने चाहिए स्टेट्स के यहाँ पे। फिर आप देखिए कि हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन है, चंद्रयान 2 मिशन ने बताया है कि जो यहाँ पे सोलार का जो एरिया है, सॉरी जो मून का जो एरिया है, वहाँ पे आप देखिए कि सदर्न पोल के वहाँ पे आइस का जो प्रेजेंस है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई है वो किया गया। तो आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे डेट चंद्रयान 2 जो हमारा मिशन है उसके द्वारा, और इसके अंदर में एडवांस जो रडार है, इसके अलावा आप देखिए कि पोलरीमेट्रिक जो एनालिसिस है, उन सभी को यूज करते हुए ये जो बताया गया है कि वहाँ पे सदर्न पोल के रीजन के अंदर में आइस का प्रेजेंस है। तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशन जो कि साइंटिस्ट किया करते हैं, उनके बेसिस के ऊपर में ये हुआ है। और परमानेंटली शैडो रीजन भी बोला करते हैं, ये सदर्न पार्ट ऑफ जो मून का एरिया है उसको परमानेंटली शैडो रीजन के रूप से भी जो डेजिग्नेट है वो किया करते हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए पहुंचे हैं, जब उनको हाई कोर्ट के द्वारा अलाउ करने के लिए कहा गया था, एक रेसलर है उनके पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग में। अब ये बेसिकली आप देखिए कि एग्ज़ाम से रिलेटेड तो अभी कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। ये जो सभी जो बॉडीज़ हैं यहाँ पे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उन सभी के डोमेन में आया करते हैं, जो कि स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में इनका रिप्रेजेंटेशन है वो हुआ करता है। फिर ऑस्ट्रेलियन जो जो यहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं एंड वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, वो इंडिया के लिए विजिट करेंगे नेक्स्ट वीक के दौरान में। अब विजिट के दौरान में यहाँ पे क्या डिस्कशन रहेगा, डिस्कशन ये रहेगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो डिफेंस मिनिस्टर्स का जो डायलॉग है उसको कैरी आउट किया जा सके। इसके अलावा आप देखिए कि जो सेंग्रीला अभी सिंगापुर के वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी डायलॉग कैरी आउट होगा, वहाँ पे भी जो डिस्कशन है वो किया जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स के द्वारा। अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि डिफेंस के अंदर में बायलेटरल रिलेशन है, बायलेटरल कोऑपरेशन है, उसको स्ट्रेंथन है वो किया जाए। उनको उनको स्ट्रेंथन करने के साथ में आप देखिए कि यहाँ पे कोई जो बेटर रिजल्ट्स हैं वो लाए जा सके एक दूसरे के सिक्योरिटी पार्टनर के रूप से। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, म्यांमार के जो यहाँ पे मिलिट्री हेड हुआ करते थे, जो प्रेजेंट समय के अंदर में वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं, तो आप देखिए कि वो मई 30 से लेकर 3 जून का वो समय है जब उनको इंडिया विजिट के लिए बताया गया है, अनाउंस किया गया है उनके विजिट को। और ये फर्स्ट फॉरेन विजिट होगा। प्रेसिडेंट जो अभी म्यांमार के प्रेसिडेंट हैं, जो कि दिसंबर जनवरी के समय वहाँ पे इलेक्शन के बाद के अंदर पावर के अंदर में आए थे, और जब मेन अपोजिट जो पार्टीज वहाँ पे हुआ करती थी उनको भी आप देखिए कि एक्सक्लूड कर दिया गया था उनके द्वारा। अब यहाँ पे जो अपोजिशन का जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, जो पहले जो वहाँ पे एक अपोजिशन का एक यूनिट हुआ करता था नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, वो इसको अपोज करते हैं उनका यहाँ पे विजिट को। एक तो आप देखिए वो बताया गया है कि डेट जो पावर को जो गेन किया गया, सभी जो मेन अपोजिट पार्टी हैं उनको बैन करते हुए उन्होंने इलेक्शन को कंटेस्ट करवाया। जो भी अलग पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए वो समहाउ इन्हीं का आप देखिए कि एक प्रॉक्सी के रूप से हुआ करते थे, जैसे कि वन काइंड ऑफ फेयर सिस्टम है उसको शो किया जा सके। म्यांमार आप देखिए कि अभी रिसेंटली हमारा जो महासागर इनिशिएटिव है उसके भी पार्ट के रूप से इंक्लूड हुआ है।
म्यांमार के साथ में हमारे और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। IMT हाईवे के बारे में आपने देखा होगा, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड है। अभी रिसेंटली यूपीएससी ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, कुछ ऑप्शंस आपको दे दिए गए थे जिनमें से कौन सा है जो बिम्स्टेक का पार्ट है, या इस तरीके से क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। तो आप देखिए कि यहाँ पे IMT जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो इंडिया म्यांमार के जो 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 डिस्कशंस हैं उनको यहाँ पे किया जाएगा। अल नीनो के बारे में जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि कंट्री के जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे बेटर हैं, एवरी रीजन के लिए सफिशिएंट जो जो अगर रेनफॉल नहीं होता है, अल नीनो कंडीशन के अंदर में कम रेनफॉल रिसीव होता है, तो उसके लिए भी जो हमारा कंट्री है वो प्रिपेयर्ड है। जो प्रिपेयर्डनेस है उसको यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। IMD ने फोरकास्ट किया था कि बिलो नॉर्मल जो हमारा मानसून कंडीशन है वो रहेगा, कि 92% ही चांसेज हैं कि नॉर्मल जो रेनफॉल है उससे कम जो 92% के आसपास ही जो रेनफॉल है उसको रिसीव किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाटो के जो बाल्टिक कमांड है उसके बारे में है। आप देखिए कि जो बाल्टिक कंट्रीज हैं जिन्होंने नाटो को ज्वाइन किया है, तो जर्मनी और नीदरलैंड ने मिलके एक जॉइंट जो टैक्टिकल हेडक्वार्टर है उसको सेटअप किया है बाल्टिक के रीजन के अंदर, जो कि नाटो का बाल्टिक रीजन का जो कमांड के रूप से सेटअप है वो रहेगा। तो स्टूडेंट्स नाटो के बारे में तो आपको पता ही होगा, नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वाशिंगटन ट्रीटी के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट में आया था 1949 के समय में। बेल्जियम ब्रसेल्स के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर हुआ करता है। और आप देखिए कि डेट जो जो कलेक्टिव डिफेंस है उसको ये किया करते हैं। कलेक्टिव डिफेंस का मीनिंग क्या है कि किसी भी एक मेंबर कंट्री के ऊपर में अटैक होता है तो अटैक ऑन ऑल के रूप से ये इसको कंसिडर है वो किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट, जो इस्लामिक जो मुस्लिम पिलग्रिमेज हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है कि उनका एक प्रैक्टिस होता है जिसमें आप देखिए कि हेड है उसको सेव किया जाता है। तो ये बेसिकली जो मक्का मदीना का जो एरिया है, मक्का जो कि होली साइट है, वहाँ के विजिट के दौरान में, यात्रा के दौरान में ये हुआ करता है। तो उसी प्रैक्टिस को ये मेंशन किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि यमन के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अब उनका बेसिकली जो डेथ है वो हुआ है यमन के फॉर्मर प्रेसिडेंट का, जब होती रेबल ग्रुप्स के द्वारा, होती रेबल ग्रुप्स ने पावर को टेक ओवर किया गया था। तो उनके द्वारा सऊदी अरेबिया के वहाँ पे अपना जो 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 सऊदी अरेबिया के लिए वो चले गए थे, जैसे बांग्लादेश के लीडर इंडिया के लिए आए थे 2024 के समय में, और पहले भी आए हैं इंडिया के लिए आप देखेंगे। तो उस समय से वो सऊदी अरेबिया के अंदर में है। अब उनका जो डेथ है वो हुआ है, जो कि एग्जाइल के अंदर में यमन का जो जो गवर्नमेंट है वो कंसिडर किया करते हैं इसको, क्योंकि होतीज़ को जो रिकॉग्नाइज है वो नहीं करते हैं। वेस्टर्न एशिया के जो कंट्रीज हैं वो भी नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, और ईरान के द्वारा तो होतीज़ को जो सपोर्ट है वो दिया गया है। फिर चाइना के बारे में है। चाइना ने कहा है कि क्यूबा का जो यहाँ पे क्यूबा को जो सपोर्ट है वो चाइना प्रोवाइड करेगा। चाइना क्या करेगा, क्यूबा को सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा, एक तो क्यूबा यूएस के पास में है, तो यूएस को काउंटर करने के लिए, जैसे चाइना के पास में जो ताइवान है, ताइवान को काउंटर करने के लिए जो यूएस है वो सपोर्ट करता है ताइवान को। और आप देखिए कि इसके अलावा जो एक तो काउंटर करना ही एक रीजन है। क्यूबा और जो यूएस के जो डिफरेंसेज हैं वो आज के समय से नहीं है, 1960s में जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था उसी समय से एग्जिस्ट करते हैं। यूएस जो रसिया है वो भी इस तरीके से क्यूबा को जो सपोर्ट है वो किया करता है। वहाँ पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो हुआ करती थी, कम्युनिस्ट एक लीडर हैं वो हुआ करते थे। फिर केन्या के बारे में है। वहाँ पे आप देखिए कि जो स्कूल डॉर्मेट्री है उसके अंदर में फायरिंग हुआ है, जिसमें जो डेथ है वो जो फायर हुआ है उसमें जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं उन सभी के बारे में बताया गया। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, केन्या के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको यूएन का एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, उसका जो हेडक्वार्टर है वो केन्या का जो कैपिटल सिटी है नायरोबी, वहाँ पे वो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली हमने कुछ दिनों पहले रीड किया था कि हमारे यहाँ पे जो जजेज का जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज है वो किया गया है। जजेज के स्ट्रेंथ को, जो कि प्रेजेंट समय में 34 हुआ करता था, उसको इंक्रीज करते 38 है वो कर दिया गया, 38 है वो कर दिया गया जजेज के स्ट्रेंथ को। तो क्या यहाँ पे जजेज का जो संख्या बढ़ाया गया है, नेशनल जो डिजिटल डाटा ग्रिड है उसके अकॉर्डिंग में हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस का जो पेंडेंसी है जो कि 93,000 है सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे, और समर रिसेस का जो समय आएगा, अभी समर रिसेस मीन जब फुल स्ट्रेंथ के ऊपर में जो सुप्रीम कोर्ट है वो काम नहीं किया करता है, तो क्या उस समय में हमारे यहाँ पे ये जो जो पेंडेंसी है जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड ने जो मेंशन किया है, तो क्या ये जो पेंडेंसी है वो डबल वे के अंदर में इंक्रीज होगा, क्या लार्जर नंबर्स के अंदर में मिलेगा, और इन सभी को काउंटर करने के लिए क्या यहाँ पे
स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है वो एक रीजन है। तो आप देखिए कि तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है वो किया गया है ऑर्डिनेंस के बारे में। क्या ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पे जो इंक्रीज किया गया वो एक बेटर वे है क्या? तो आप देखिए कि ऑर्डिनेंस जो कि आर्टिकल 123 के अंदर में मेंशन है उसका अल्टीमेट पर्पज़ यही है, जब जो हाउस है वो सेशन में नहीं है तो उस दौरान के अंदर में कोई डिसीजन है वो लिया जा सकता है। आने वाले समय के अंदर में जो गवर्नमेंट है वो उसको यहाँ पे जो भी रिजोल्यूशन आया है उसको कंसिडर करेगा। आप देखिए कि हाउस के अंदर में तो ये कि यहाँ पे जो प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन है कि यस अवेलेबल है, जिसके थ्रू ऑर्डिनेंस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो सकता है। फिर यहाँ पे एसएलपी के बारे में बताया गया कि जो स्पेशल लीव पिटीशन है क्या वो पेंडेंसी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यस स्टूडेंट एक रीजन हो सकता है कि जो स्पेशल लीव पिटीशन जो कि आर्टिकल 136 के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट में आए हैं, और पीएन भगवती हमारे एक जस्टिस हुआ करते थे जो कि पिटीशन का जो प्रोसेस है उसको लार्जर वे में उनके द्वारा जो पॉपुलराइज है वो किया गया था। तो 136 है जो कि एसएलपी के बारे में है। एसएलपी के अलावा आप देखिए कि जो कोर्ट का जो प्रोसेस है वो कैसे है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील के रूप से काम करता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को ही ये सुना करता है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर में जो पेंडेंसी है वो क्रिएट होता है, वर्कलोड है वो क्रिएट होता है। अब नंबर इंक्रीज करना क्या यहाँ पे रिजल्ट्स को गेन करेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक डिसिप्लिन है उसके बारे में मेंशन है कि एज ए डिसिप्लिन के रूप से वर्क किया जाए। 2 जजेस का जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ करता है मैक्सिमम जो केसेस के रिगार्डिंग में। तो अगर हमें बेटर जो एरिया को डील करना है तो नंबर ऑफ जज हैं उनका जो बेंच का जो संख्या है वो भी इंक्रीज हो, जिससे कि बेटर ओपिनियन है वो यहाँ पे आ सकें। तो उन सभी के बारे में जो मेंशन है वो किया गया है। गवर्नमेंट आप देखिए कि इनिशियली एक्सपेक्ट किया गया था कि एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है उसको भी लाया जाएगा जो कि केसेस को जो रिड्यूस करने के अंदर में हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा कि लिटिगेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए। क्योंकि कुछ यहाँ पे जो लिटिगेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने का तो ज़रूरत है जो कि सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन के लिए लाई गई हों। आप देखिए कि एक गाइडलाइन है स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेज बलवंत सिंह चौफल का एक केस है 2010 का। उस समय में जो पीआईएल है उसके रिगार्डिंग में गाइडलाइन है जो कोर्ट ने स्ट्रिक्टली वहाँ पे अप्लाई करते हुए बताया गया था कि पीआईएल जो फाइल किया जाए वो पब्लिक क्योज के लिए फाइल हो, जेन्युइन पब्लिक क्योज के लिए, ना कि आप देखिए कि कोई ऑलरेडी वहाँ पे कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसको सर्व करने के लिए किया जाए। केस अगर ऑलरेडी भी पेंडिंग है, कोई केस अगर ऑलरेडी पेंडिंग है उसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि डिफरेंट जो पिटीशन है वो यहाँ पे नहीं फाइल होना चाहिए। तो एक बैलेंस अप्रोच का ज़रूरत है कैसे यहाँ पे ऐसा जो पीआईएल्स हैं जो पब्लिक पर्सनैलिटी गेन के लिए हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए हैं, उनको रोकने का ज़रूरत है। स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स हैं उनका भी यहाँ पे लार्जर बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। और जो डिफरेंट कैसे यहाँ पे जो कोर्ट है वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के साथ में लास्ट जो कोर्ट का अपील है, सीट ऑफ अपील है, उसके रूप से भी वर्क करे। फिर आप देखिए कि यहाँ पे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया जिसके अंदर में जो हमारे यूएन के जो राइट चीफ हैं यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो काउंसिल है जो 2006 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। तो ये जो राइट चीफ है उन्होंने बेसिकली रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में मेंशन है वो किया है। इजराइल के जो लीडर हैं उनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि कहा गया कि उनके जो एक जो एसोसिएट हैं पर्सन उन्होंने कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक है वो किया है। एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक यूएन के एक पर्सन थे जिन्होंने पैलेस्टीनियन जो टेरिटरी है उसके रिगार्डिंग में कुछ कुछ जो डिस्कस है वो किया था। अब यूएस के द्वारा उनके ऊपर में जो सैंक्शन है वो इम्पोज किए गए हैं। और फिर आप देखिए कि जो सेंग्रीला डायलॉग है जो कि कहाँ पे होता है, सिंगापुर के वहाँ पे हुआ करता है सेंग्रीला डायलॉग। तो सेंग्रीला डायलॉग के अंदर में चाइना के वहाँ पे जो जो जाएंगे उन जो यहाँ पे डिफेंस का जो डेलीगेशन है वो विजिट करेगा सेंग्रीला डायलॉग के अंदर में। फिर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ओमान एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज का यहाँ पे डिस्कशन है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है बैरूत के बारे में कि इजराइल ने बैरूत के वहाँ पे जो स्ट्राइक किया जिसमें 14 पर्सनस का डेथ हुआ है। तो दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।